नमस्कार, आपके साथ मैं रेनू चौहान। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद सेक्टर 37 किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के कार्यालय में। और मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं शिवनारायण बाबा दुबे जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं हरियाणा से। इनसे बात करते हैं, जो लगातार आम आदमी पार्टी से ये बने हुए थे, लेकिन इन्होंने अचानक पार्टी जो बदल ली, आखिर फिर बदल कैसे हो गया। सर, आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को भी हम धन्यवाद देते हैं और देश की सभी जनता को दिल से जो है धन्यवाद देते हैं और सभी से आग्रह करते हैं कि आज एक हमारी पार्टी है जो किसान मजदूर संघर्ष पार्टी है और ये पार्टी किसानों ने ही बनाई है और मजदूरों ने बनाई है। किसान और मजदूरों को लेकर ये पार्टी काम कर रही है, उन्हीं के आधार पर ये जो है आधारशिला इस पार्टी की रखी गई है। सर, जैसे कि बात करें, आम आदमी पार्टी से आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे, लेकिन अभी आपने पार्टी बदल ली, आखिर क्या वजह रही? देखिए, आम आदमी पार्टी एक अच्छी पार्टी थी, लेकिन हरियाणा में आने के बाद आम आदमी पार्टी का जनाधार धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और आम आदमी पार्टी आज की डेट में हरियाणा में जब से कांग्रेस के लोग आए हैं आम आदमी पार्टी में, तो जैसे मुझे दिखाई दिया कि कांग्रेस के लोग आके सिर्फ आम आदमी को ही 4 खंडों में बांटना चाहा है। जब से कांग्रेसी लोग आए हैं आम आदमी पार्टी में, तभी से दिखाई दिया है कि आम आदमी पार्टी को खंड खंड अलग करने की एक साजिश रची गई है, जो शायद अरविंद केजरीवाल जी नहीं जानते हैं या सुशील गुप्ता जी नहीं जानते हैं, मे बी नॉट श्योर। अगर उनको जानकारी है, उनको संज्ञान में है, तो अब एक बार इसकी देख करें। और बाकी हम तो ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से नावल धो चुकी है, खास करके फरीदाबाद के अंदर तो इसका कोई जनाधार खत्म हो गया, जीरो से हो गई है। जो पार्टी एक आसमान पे थी और लोग लाइन लगा के जो है टिकट के लिए तांता लगाते थे कि आम आदमी पार्टी में हम जाएंगे, हमारा टिकट मिल जाए तो हम जीत जाएंगे, लेकिन आज की डेट में आम आदमी पार्टी को टिकट देने के लिए टटपुजियों को ढूंढना पड़ेगा। सर, आपको ऐसी क्या कमी और दिखी जो आप आज ये बात कर रहे हैं कि पार्टी में जो तटपुड़ियों को ढूंढना पड़ेगा टिकट के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी का जब किसी पार्टी का कोई जनाधार नहीं रह जाता है, जो काम करने वाले जो लोग रहते हैं, जब उनका मनोबल एक बार गिर जाता है ना, तो जहां मतभेद हो जाता है वहां विकास ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये एक परिवार है, इनका परिवार जो है ये टूट चुका है, ये टूटता बिखरा हुआ परिवार है। ये आम आदमी पार्टी अगर इसको कई बार कई कड़ी से रस्सी से जोड़ना भी चाहेगी, बांधना भी चाहेगी, फिर भी नहीं बांध सकती। सर, किसान मजदूर संघर्ष पार्टी का एजेंडा क्या है? किसान मजदूर संघर्ष पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि आज तक इतिहास गवाह रहा है कि जितनी भी पार्टियां आई हैं, काम तो सबने किसानों को लेकर किया है, जवानों को लेकर किया है, लेकिन मजदूरों को हमेशा जो है निरादर किया है। जबकि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी किसान है, हमारे देश के अन्नदाता किसान हैं। किसान और देश के रक्षक जो है जवान हैं। उसी किसान का बेटा जो है जवान बैठ के सीमा पे लड़ रहा है, उसी किसान का बेटा है, उसी किसान का बेटा मजदूरी भी कर रहा है। तो हर तरह से जो है किसानों को जो है निरादर किया गया है। जितनी भी सरकारें रही हैं, सिर्फ किसानों के ऊपर थोपा गया है जबरदस्ती का। आज तक किसानों के हित की कोई भी सरकार नहीं सोची है और ना ही कोई सरकार किसानों के हित के लिए काम करी है। जब भी हुआ है, जितना भी थोपा गया है, किसानों पर थोप देते हैं कि आपको ये देना है, आपको वो देना है, आपको वो देना है। हमारी पार्टी सिर्फ किसानों के लिए, जवानों के लिए और मजदूरों के लिए काम करेगी। देश की तरक्की में जो भी बाधाएं हैं, देश की तरक्की के लिए जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो किसान हमारे आज असहाय पड़े हुए हैं, उन किसानों के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। ताउम्र पूरे जीवन संघर्ष लड़ेगी पार्टी किसानों के लिए और उस किसान को खुशहाल देखना चाहते हैं हम लोग। हमारे लोगों के पास ऐसे ऐसे सिस्टम हैं, ऐसे ऐसे नियम और कानून हैं, जिसको हम लोग लागू करेंगे किसानों के लिए, जवानों के लिए और मजदूरों के लिए। सर, आपकी जो बात सुनी उसमें आप किसान मजदूर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में आती हैं क्षेत्रीय समस्याएं, ठीक है, उनको लेकर क्या कहना? देखिए, क्षेत्रीय समस्याएं जो है, क्षेत्रीय समस्याएं तो किसानों को ही लेके है, गांव की समस्याएं भी हैं। मजदूरों की कॉलोनी होती है,
गांव जो है किसानों का होता है और मजदूरों की एक कॉलोनी होती है। तो जिस कॉलोनी में मजदूर बसे हुए हैं, मजदूरों का निरादर किया जा रहा है। हमारे हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में जो है खट्टर जी की सरकार है। खट्टर जी की सरकार होते हुए भी मोदी जी इतना बढ़िया काम करते हैं, चारों तरफ नाम होता है कि मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, सब चीज़ दिखाई दे रहा है कि हो हल्ला हो रहा है। लेकिन हमारे हरियाणा को क्या कौन सा सांप कट गया है? ऐसा कौन सा ऐसा सांप काटा है जो हरियाणा वाले विकास नहीं कर रहे हैं? हरियाणा में जितने भी पार्षद रहे हैं, जितने भी विधायक रहे हैं, जितने भी मंत्री रहे हैं, कोई एक विधायक, कोई एक सांसद, कोई एक मंत्री, कोई एक पार्षद आके ये बताए कि हरियाणा में विकास कहाँ हुआ है। क्योंकि खास करके फरीदाबाद का जो है एक स्मार्ट सिटी बनने के बाद ये नर्क सिटी बन चुकी है। आज फरीदाबाद की वो दुर्दशा है कि दिन में अगर एक आधा घंटे भी बारिश हो जाए तो सेक्टर डूब जाते हैं। कच्ची कॉलोनियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। सर, आपने स्मार्ट सिटी की बात करी है। फरीदाबाद में जो है सांसद जी जो हैं वो भी बीजेपी से हैं, विधायक भी बीजेपी से हैं, और हालांकि जो वहाँ के जो पार्षद हैं वो बीजेपी से, फिर भी जो है लोग जो है नरकीय जीवन जीने पे मजबूर हैं। देखिए, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नीचे से लेकर के ऊपर तक बीजेपी बैठी हुई है। अगर यहीं स्टेट में ना देखा जाए तो केंद्र में भी बीजेपी बैठी हुई है। अगर किसी स्टेट के लिए फंड इनके पास नहीं है तो केंद्र इनका सपोर्ट कर सकती है। अगर सब चीज इनका होते हुए भी अगर ये लोग फिर भी स्मार्ट सिटी अपने ही मुंह से थूक के चाटने वाली बात है कि हम स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और स्मार्ट सिटी के बजाय इसको नर्क सिटी बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। कम से कम अगर नहीं बना सकते तो कम से कम पब्लिक को गुमराह तो मत करो। हम तो ये कहते हैं पब्लिक को गुमराह करके इनको क्या मजा आता है, क्या आनंद मिलता है? ये सोचते हैं कि दोबारा इनको जनता पूछेगी नहीं इनसे कि आपने कौन सा स्मार्ट सिटी बनाया है। कोई भी ऐसी गली नहीं, कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है कि जहां पर पानी रात दिन डूबा ना रहता हो। गली में लोग कीचड़ में आ रहे हैं, कीचड़ में जा रहे हैं। अभी तो ये बरसात आ गई, बारिश का मौसम आ गया है। सूखे में भी मौसम में जो है मार्च अप्रैल में भी यहाँ पर गलियों में पानी लगे रहे, डूबा रहा है। थोड़े थोड़े बरसात में, जबकि गर्मी के मौसम में बारिश होती सूख जाता है। सर, आपने सड़क नाली की बात करी है और बोला कि पानी से जो सड़कें हैं लबालब हो जाती हैं। आखिर पानी ना निकलने का, पानी भरने का कारण क्या है? देखिए, पानी ना निकलने का, पानी भरने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि व्यवस्था बहुत लचर व्यवस्था है। यहाँ की व्यवस्था, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब प्रशासनिक अधिकारी जो है काम कहाँ से करें? जब उनको आदेश मिलेगा तभी तो काम करेंगे, जब उनको फंड दिया जाएगा तभी तो काम करेंगे। जब मंत्री संतरी सब आपस में जो है चोर चोर मौसेरे भाई हैं, जब आपस में बंटवारा करके बैठ गए, डकार के बैठ गए, जो पब्लिक के हक का पैसा था वो भी खा के बैठ गए हैं। जबकि ये चुनाव होना था 2021 दिसंबर में हो जाना चाहिए था, नगर निगम का चुनाव होना चाहिए था। अब इन लोगों ने क्या ऐसी प्लानिंग की है, ऐसी भूमिका तैयार की है कि जो 2021 में चुनाव होना था 2022 पूरा खा गए, 2023 का ये 6 महीना ये भी खा गए, 1.5 साल बीत गया पूरा ऊपर का। अब सुनने में आ रहा है कि पता नहीं चुनाव होगा भी कि नहीं होगा। अब इनके अंदर क्या पक रही है, क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, कभी खट्टर साहब कुछ बोलते ही नहीं है। जब खट्टर साहब खुद नहीं बोलेंगे इस बात को कि इस जगह पर उनको पूछना चाहिए कि इस स्टेट के वो मुखिया हैं, एक राजा हैं वो, और राजा को हमेशा अपने मंत्रियों से, अपने संतरियों से, अपने से पूछना चाहिए, पार्षदों से, कि तुम्हारे क्षेत्र की समस्या क्या है। आज क्या खट्टर जी को नहीं समझ में आता है कि यहाँ जब क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, चुनाव रोका जा रहा है, तो रीजन क्या है? बस ये लोग बता देंगे कि कोर्ट में किसी ने ऑब्जेक्शन डाला, कोई स्टे ले लिया है, वो स्टे है, और एक भाई जाता है, इनका एक विधायक जाता है तो जो है मतलब काम चालू करवाने के लिए अर्जी लगाता है, दूसरा सांसद का बच्चा एक पहुंच जाता है वहाँ पे कि भैया हम जो है स्टे ले रहे हैं, हमें स्टे चाहिए, हम काम करने नहीं देंगे। तो इनकी अपनी प्री प्लान होती है। एक पार्षद विधायक जाके अर्जी लगाएगा, काम करना है, पार्षद गया काम करवाने के लिए, विधायक रोक दिया, विधायक गया काम करने के लिए, सांसद रोक दिया। यही इनका सिस्टम चल रहा है और इस सिस्टम से जनता दुखी हो चुकी है। आज 10 साल हो गया है लगभग, यहाँ पर 10 साल पूरे कर चुके हैं, 10 साल से ज़्यादा जा रहा है, 1.5 साल फालतू हो गया है। बीजेपी की सरकार कांटिन्यू नगर निगम में 15 साल से है। 15 साल में
ओम प्रकाश चौटाला जी ये कहते थे कि फरीदाबाद को एक बार उन्होंने कहा था, हम सुने ही थे, हमने अपने आंखों से तो नहीं देखा था, बट उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये कहा था कि इस फरीदाबाद को हम फकीराबाद बना देंगे। लेकिन उस ओम प्रकाश चौटाला जी ने पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया, उनकी बाणी सत्य हुई कि नहीं हुई। मुझे तो लगता है उनकी बाणी का ही श्राप है कि फरीदाबाद में कोई काम ही नहीं कर पा रहा है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार आई हो, वो भी श्राप ग्रसित रही है, वो बीजेपी की सरकार आई है, वो भी श्राप ग्रसित है। किसी ने फरीदाबाद की तरफ गर्दन उठा के देख ही नहीं पाया, जो देखे भी हैं सिर्फ लूटने में और नोचने में लगे हैं। आज हरियाणा के अंदर फरीदाबाद जिले के अंदर सबसे बड़ा घोटाला है। इतना बड़ा घोटाला आज तक किसी भी स्टेट में नहीं हुआ है, जो एक जिले के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो। वो घोटाले अभी खुले तो कैसे खुले, समय आने के बाद सब खुलेंगे, लेकिन ये अभी खाए हुए हैं, खा के बैठे हुए हैं। हमारे क्षेत्र की, हमारे फरीदाबाद की जनता ही ऐसी है, जबकि जनता को ये पता है और वो जानते हैं कि जनता की कमजोरी है। इनको 500 रुपये और एक क्वार्टर दे देंगे, एक दारू की बोतल दे के हम खरीद लेंगे, फिर भी जनता बिक जाती है। और जनता को ये पता है कि एक बोतल और एक 500 रुपया हमें मिल तो जाएगा, लेकिन उस एक बोतल और एक 500 रुपये के बदले में क्षेत्र की पूरी जनता, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी 5 साल तक कीचड़ में चलेंगे। इसलिए वो लोग मजबूर हैं, अपनी आदत से मजबूर हैं। हम तो यही देश की, क्षेत्र की जनता से, सभी से यही कहेंगे कि आप लोगों का एक जो है, एक ही सुरक्षित आपके पास अधिकार है, जनता के पास, जो है मताधिकार। आपकी एक वोट इतनी कीमती है कि जिस वोट को आप जहां देना चाहते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। समझ लीजिए, अगर आप लोग किसी दारू से और 500 रुपया, 1500 रुपये के लिए या किसी लालच बस आप लोगों ने निरर्थक उसको कहीं इस्तेमाल कर दिया है, तो समझ लीजिए आप अपने बच्चे के लिए श्राप दे रहे हो। आने वाले समय में बच्चे आपके दुखी रहेंगे। सभी क्षेत्र की जनता से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप लोगों का मताधिकार है। आप लोग अपनी सूझबूझ से आप लोग सोचिए, अपने विवेकशील सब लोग हैं, और अपने विवेक से सोच के अपने मत अधिकार को एकाग्रचित्त से सोचकर, किसी के बहकावे में नहीं, किसी के लालच में नहीं, आप अपने मत अधिकार को एक सही जगह पर दीजिए कि जो आपके क्षेत्र का विकास करने योग्य प्रत्याशी हो, आप उसको चुनिए। हमें मत चुनिए। हम तो ये कहेंगे कि हमें मत चुनिए, लेकिन इस योग्य चुनिए कि जो आपकी आवाज उठा सके, आपके लिए लड़ सके, आपके लिए बोल सके, आपके क्षेत्र का विकास कर सके। ऐसा प्रत्याशी आप लोग चुनिए। जय हिंद, जय भारत।